नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बवाल शुरू हो गया है, वो बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ तो नकारात्मक अभियान चल ही रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देने वाले समाज यानी ब्राह्मण समाज को बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया गया, बुरी तरह से लताड़ दिया गया। लेकिन अब कहते हैं ना कि चिंगारी जो सुलग रही थी, अब वो भड़कने को तैयार हो गई है। तो सोशल मीडिया पर जो अभियान चला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेशों के भी ब्राह्मण नेताओं, ब्राह्मण विधायकों को अब थोड़ी बहुत हिम्मत आने लगी है और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी अब सुगबुगाहट होने लगी है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि शायद मध्य प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक एक बड़ी हुंकार कर सकते हैं, एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। और खबर यह भी आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश में भी जो ब्राह्मण विधायक है, जिन्हें कई तरह से धमकियां दी जा रही है, जी है, आपने बिल्कुल सही सुना, जिन्हें कई तरह से धमकियां दी जा रही है, प्रेस रिलीज में तो दिया ही, इसके अलावा जिस तरह का संदेशा पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद ये ब्राह्मण विधायक भी कमर कस चुके हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो सबसे बड़ी स्टोरी लेकर आया हूं कि 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को क्या क्या हुआ, और 23 दिसंबर से पहले 22 दिसंबर को क्या हुआ, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जब सबको इस तरह के बैठक की जानकारी थी, कई दिग्गज नेताओं को इस बैठक के लिए न्योता भेजा गया था, क्योंकि ये विधायक अपनी बात अपने आला नेताओं के सामने रखना चाहते थे। तो वो नेता जिनको न्योता भेजा गया था, वो बैठक में क्यों नहीं गए? उनको पता था इस तरह की बैठक हो रही है, तो रोकना था, तो बैठक से पहले रोकना था। न्योता जैसे ही मिला वैसे ही उनको कहना चाहिए था कि नहीं, इस तरह की बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक सही नहीं है, इसलिए ऐसी बैठक मत करिए। लेकिन बैठक हो गई, बैठक होने दी गई। और इससे भी बड़ी बात है कि जब बैठक हो गई, बैठक होने दी गई, दिल्ली से लखनऊ तक सबको पता था, एक तरह से सबकी सहमति थी, फिर अचानक क्या हुआ कि इन सब लोगों ने एक तरह से अपना पल्ला जो है वो छुड़ा लिया और जो ठीकरा है उन विधायकों के मत्थे मर दिया, जिसमें से ज्यादातर विधायक जो है वो नए नए, कोई पहली बार विधायक बना, कोई दूसरी बार विधायक बना, और उनकी राजनीतिक मजबूरियों को समझने की बजाय उनको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में विलन बनाने की कोशिश की गई। क्या इसके लिए वो बड़े नेता और आला नेता जिम्मेदार नहीं है, जिनकी जानकारी में, जिनकी सहमति के आधार पर सब कुछ हुआ? तो एक बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। शुरुआत मैं करता हूं 22 दिसंबर से। जी हां, 22 दिसंबर से शुरुआत करता हूं और एक एक करके मैं आपके सामने तमाम तथ्यों को रखूंगा, क्योंकि इस बैठक की रूपरेखा, निश्चित तौर पर इस बैठक की जो रूपरेखा है वो अचानक तय नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का सत्र चल रहा था, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य चल रहा था। तमाम उत्तर प्रदेश से जो विधायक हैं, चुने हुए निर्वाचित विधायक विधानसभा के, और जो एमएलसी हैं, वो लखनऊ में मौजूद थे उन बैठक में शामिल होने के लिए। 22 दिसंबर सोमवार को इस तरह की बैठक की एक अनौपचारिक चर्चा शुरू हुई। दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता से इस बारे में डिस्कस किया गया और दिल्ली में बैठे उन बड़े नेता ने भी अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, आप करिए इस तरह की बैठक। फिर उनसे कहा गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? उन बड़े नेता ने कहा कि नहीं, जब सब लोग बैठक बुला ही रहे हैं, तमाम समाज के लोग इस तरह की बैठकें कर ही रहे हैं, तो इससे भला पार्टी को क्या दिक्कत होगी, इससे भला पार्टी को क्या समस्या होगी, तो आप उस बैठक को करिए। लेकिन उस बैठक के बारे में पार्टी के आला नेतृत्व को, पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन तक भी जानकारी पहुंचे, ऑफिशियली जानकारी पहुंचे। तो इस बैठक का न्योता जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने थे ना, जो संविधान की याद दिला रहे थे, उन पंकज चौधरी को भी भेजा गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने थे, उन पंकज चौधरी को भी न्योता भेजा गया था, और पंकज चौधरी को यह पता था कि इस तरह की बैठक हो रही है। हालांकि जिस समय, अब आ जाइए, अब 23 दिसंबर मंगलवार की शाम को जिस समय यह बैठक हुई,
भारतीय जनता पार्टी के विधायक पाठक साहब के घर पर उस समय एक और बैठक चल रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों की होटल क्लार्क में चल रही थी। तो उस समय पंकज चौधरी ने पहले ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि बैठक में आऊंगा, लेकिन ठीक उसी समय एक बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ भी चल रही थी। तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उस बैठक में जाना ठीक समझा, या शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बैठक को अटेंड करके फिर उनको ब्राह्मण विधायकों की बैठक में जाना था, क्योंकि वो उस बैठक को अटेंड कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली बैठक। और उसके बाद जैसे ही ये बैठक ब्राह्मण विधायकों की बैठक शुरू हुई, मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंची, कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, ये कयास तो आप लगाते रहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंची, उनके अधिकारी सक्रिय हुए, एक दो विधायकों को फोन किया गया, वो विधायक तुरंत डर के मारे मीटिंग छोड़कर निकल गए। क्या उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष तक ये संदेशा पहुंच गया था कि नहीं, मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक से नाराज है? क्योंकि फिर वो नहीं गए उस बैठक। वादा किया था कि मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बावजूद वो उस बैठक में नहीं गए। तो क्या उन तक मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबरें पहुंच गई थी? और जो हमें 25 तारीख को ये पता लगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्या उन्होंने मंगलवार 23 दिसंबर को ही सरेंडर कर दिया था? पल्ला झाड़ लिया था उन्होंने, जबकि पता था उनको कि भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक इस तरह की एक बैठक भोज के नाम पर कर रहे हैं, और उस भोज वाली बैठक में शामिल होने का न्योता उनको भी दिया गया था, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन के मुखिया है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे यूपी से आने वाले विधायकों और सांसदों को कोई दिक्कत होगी, तो प्राथमिक तौर पर वो अपनी बात किसके सामने रखेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात करने का समय मांगेंगे, या सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने का समय मांगेंगे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखेंगे। और इसीलिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को उस बैठक में भोज के लिए न्योता भी दिया था, ताकि ये तमाम ब्राह्मण विधायक उस बैठक में अपनी बात जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने रख सके, संगठन के नए मुखिया के सामने रख सके। और पंकज चौधरी ने वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन अचानक फिर वो उस बैठक से कन्नी क्यों काट गए? क्योंकि नेता, आप ये मत कहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजी थे, आमतौर पर नेता एक एक दिन में पता नहीं कितनी बैठ के अटेंड कर लेते हैं। तो क्या उनको रात को ही संदेशा भिजवा दिया गया था कि मुख्यमंत्री नाराज है, और रात को ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था? यानी 23 दिसंबर यानी मंगलवार की रात को ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था। क्योंकि नाराजगी की खबरें फैलने लगी, योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी विधायकों को फोन घुमाने लगे, कई विधायक डर के मारे बैठक छोड़कर चले गए। अब किसने बैठक की खबर लीक की, कौन गद्दार है, वो बात तो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन दिल्ली में बैठे उन राष्ट्रीय नेता ने भी पल्ला झाड़ लिया, और उत्तर प्रदेश भाजपा के जो नए नवेले अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी साहब, उन्होंने भी एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दिल्ली बुला लिया। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, जिसकी तस्वीर वो खुद पंकज चौधरी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जरा सोचिए कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लखनऊ जाना ही था, तो फिर 24 दिसंबर को आनंद फानन में पंकज चौधरी को उन्होंने लखनऊ से दिल्ली क्यों बुलाया? जाहिर सी बात है कि बातें हुई होंगी, कई गंभीर बातें हुई होंगी, तमाम रिपोर्टिंग ली गई होगी। दिल्ली दरबार की सहमति से जो बैठक उत्तर प्रदेश में हो रही थी ब्राह्मण विधायकों की, जिस बैठक में बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी न्योता दिया गया था, जिस बैठक में बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी जाना था, और जिस बैठक में जाने से आखिरी समय पर उन्होंने किनारा कर लिया था, उस बैठक के बारे में पूरी रिपोर्ट दी गई, उत्तर प्रदेश के हालात की जानकारी दी गई, प्रधानमंत्री को तमाम तथ्यों से अवगत कराया गया। 25 दिसंबर को फिर क्या हुआ? 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री लखनऊ की धरती पर पहुंचे, कार्यक्रम होता है, उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, फिर उनका प्लेन उड़ जाता है, और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है पंकज चौधरी के नाम से एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है, जिसमें ये हिदायत दी जाती है ब्राह्मण विधायकों को कि नहीं, आप इस तरह की बैठकें मत करें। उनको पार्टी के संविधान, उसूल और आदर्श के खिलाफ बता दिया जाता है, जबकि इसी तरह की कई बैठकों में खुद पंकज चौधरी शामिल हुआ करते रहे हैं। जबकि अगस्त में ठाकुर विधायकों के कुटुंब के नाम से बैठक हुई थी, जबकि कुर्मी विधायकों की भी बैठक हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी में जाति के आधार पर बैठक करने का एक पुराना रिवाज रहा है, और खासतौर से नरेंद्र मोदी के प्रभावी होने के बाद तो इस तरह के बैठकों के कई दौर आ गए। प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताते रहते हैं ओबीसी, उस पर विस्तार से मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री के लखनऊ से रवाना होने के कुछ ही देर बाद यानी 25 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। बीजेपी के इतिहास में इस तरह की प्रेस रिलीज कभी नहीं जारी की गई। और उसके बाद
जब 25 दिसंबर रात को ही सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर विधायक जो हैं, जो ब्राह्मण विधायक ज्यादातर जीते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास के गृह जनपद से ही जीते। कुछ वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन कुछ पहली बार के विधायक हैं, कुछ दूसरी बार के विधायक हैं, और वो गोरखपुर के आसपास से ही तमाम लोग जो हैं वो आते हैं। और कुछ जो ज्यादातर विधायक हैं वो बुंदेलखंड से आते हैं, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20% के लगभग है। तो आप गोरखपुर के आसपास का इलाका, बुंदेलखंड के विधानसभा, वहां पर आप ब्राह्मण मतदाताओं के बिना तो चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो उन ब्राह्मण विधायकों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित मतदाता, जो ब्राह्मण मतदाता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 89% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, उन मतदाताओं के हित को साधने के लिए बैठक कर रहे थे। तो वो बैठक कतई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और उसके बाद हंगामा मच गया। वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक पूरे के पूरे पूर्वांचल में, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी संदेशा पहुंच गया, जो पिछली बार यानी 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे, उन तक ये संदेशा पहुंच गया कि भैया जिस तरह की हरकत कर दी गई है, अब वाराणसी में चुनाव जीत पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि वाराणसी तो छोड़िए, पूर्वांचल तो छोड़िए, वाराणसी के आसपास लगे जिलों को तो छोड़िए, बुंदेलखंड के जिलों को तो छोड़िए, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज में इस प्रेस रिलीज के जारी होने के बाद एक तरह का असंतोष पनप रहा है। तो फिर 26 दिसंबर को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 26 दिसंबर को आनंद फानन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ब्राह्मण कोटे से उप मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम तक लेना सोशल मीडिया पर गवारा नहीं समझते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन ब्रजेश पाठक को कहा गया कि आप वाराणसी के मेयर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेयर से वाराणसी के ग्राउंड जीरो की जानकारी ली, ब्रजेश पाठक से पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी ली, क्योंकि जब वो बसपा में हुआ करते थे तो ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया था उन्होंने। तो उसके बाद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम हालात की जानकारी दी गई, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। डैमेज कंट्रोल तो तभी होता साथियों जब इस प्रेस रिलीज को वापस लिया जाता, या बतौर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करने के लिए माफी मांगते, लेकिन उस तरह का कोई भी काम नहीं किया गया। और अब ये जो क्या कहते हैं उसको, बगावत की जो आहट है वो मध्य प्रदेश तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और कहां तो यहां तक जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई बीजेपी के विधायक जिनको चेतावनी तो मिली है, कहा जा रहा है कि टिकट काट दिया जाएगा, अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा, मंत्री नहीं बनाया जाएगा, अलग अलग सोर्सेज से उनके पास चेतावनी भरे संदेश से पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ विधायकों को समझ आ गया कि भैया जिस तरह का माहौल बन गया है, अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो अगली बार विधानसभा चुनाव, जो कि अब बहुत लंबा समय नहीं रह गया, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, और उससे पहले यानी 2026 यानी लगभग एक साल बाद ही आपको फिर से चुनावी तैयारियों में जुट जाना है। तो अब की बार वोट मांगने जाएंगे तो बिना ब्राह्मण मतदाताओं की तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। लेकिन ब्राह्मण वोटर तो छोड़िए, बड़े अलग अलग क्षेत्रों के ब्राह्मण वोटर तो छोड़िए, पता लगे अपने पड़ोसी, अपने गांव जवार के जो लोग हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि भैया वहां तो आपकी जबान नहीं खुली जब आपको बेइज्जत किया गया प्रेस रिलीज जारी करके। तो उन्होंने अब ठान लिया है कि भले ही पंकज चौधरी ने चेतावनी वाला प्रेस रिलीज जारी कर दिया हो, भले ही बीजेपी में तरह तरह से उनको धमकाने की कोशिश की जा रही हो, टिकट काटने की बात कही जा रही हो, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले ये कहा गया कि जनवरी में एक और बैठक करेंगे, फिर वो खबर आई कि जनवरी वाली बैठक जो है वो कैंसिल हो गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने ठान लिया है कि वो जनवरी वाली बैठक करेंगे, बल्कि लगातार वो बैठक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी इस माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछली बारी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ब्राह्मण मतदाताओं ने झोलियां भर भर कर पंकज चौधरी को वोट नहीं दिया होता तो वो लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाते। पंकज चौधरी का जो संसदीय क्षेत्र है महाराजगंज, वहां 2.5 से 3 लाख के आसपास लगभग ब्राह्मण मतदाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी सिर्फ और सिर्फ 35,451 वोट से जीते थे। और ब्राह्मण मतदाताओं ने अगर उनका साथ नहीं दिया होता तो वो सांसद न बन पाते, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री न बन पाते। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी जो थे वो 3,40,424
यानी लगभग 3.5 लाख वोट से जीते थे, क्योंकि उस समय अन्य जाति समुदाय के लोग भी उनके साथ थे। लेकिन समाजवादी के पीडीएफ फॉर्मूले ने एक तरह से एक बड़ा विभाजन कर दिया था और सिर्फ ब्राह्मण मतदाताओं के बल पर ही पंकज चौधरी 35,451 वोटों से जीत पाए थे। अगर ब्राह्मण मतदाता उनको वोट ना देते तो ना वो सांसद बन पाते और ना ही वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन पाते। और ये भी बता दूं आपको, महाराजगंज लोकसभा सीट की सिसवा विधानसभा में लगभग 1 लाख ब्राह्मण मतदाता अकेले हैं, जहां पर पंकज चौधरी के बेटे रोहन चौधरी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और पनियारा की बात कर लीजिए, फरेंदा की बात कर लीजिए, नौतनवा की बात कर लीजिए, वहां ब्राह्मण मतदाता अच्छी संख्या में है। एनडीए के ऋषि त्रिपाठी जो है नौतनवा से ही ब्राह्मण विधायक है। वही रमापति राम त्रिपाठी जो कि पंकज चौधरी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई बार दिल्ली में मुलाकात हुई, लखनऊ में मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश में मुलाकात हुई, वो अपने पोते मृगांक को खलीलाबाद या देवरिया सदन से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और ये दोनों सीटें भी ब्राह्मण बहुल है। ऐसे में पंकज चौधरी को इस बात का अंदाजा बखूबी था कि इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करेंगे तो अगली बार वो खुद सांसद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अपने विधायक, अपने बेटे को विधायक नहीं बनवा पाएंगे और अपने राजनीतिक गुरु के पोते यानी अगली पीढ़ी को भी राजनीति में प्रवेश नहीं करवा पाएंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ उनकी जानकारी में था, जब सब कुछ उनको पता था, तो फिर इतना ज्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ गया कि वो झुक गए, और झुक गए तो वो इस तरह से झुक गए। आप तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जब सब कुछ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जानकारी में था, फिर भी ये पूरा ठीकरा इन विधायकों पर ही क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या भाजपा में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठे नेताओं में किसी में इतना साहस नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कर सके? इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर करवाइएगा और तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिएगा आप लोग संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।